गुड इवनिंग। ज्योग्राफी का चैप्टर 1 हम लोग कंटिन्यू करें। लास्ट क्लास में जहां छोड़ा था उसके आगे हिंद महासागर का नाम, ये दुनिया का इकलौता ऐसा महासागर है जिसका नाम किसी देश के नाम पर पड़ा है। प्रशांत महासागर का नाम भी किसी देश पर नहीं पड़ा है। अटलांटिक महासागर का नाम भी किसी देश के नाम पर नहीं पड़ा है। आर्कटिक महासागर का नाम भी किसी देश के नाम पर नहीं पड़ा है। सिर्फ और सिर्फ हिंद महासागर एक ऐसा महासागर है जिसका नाम किसी देश के नाम पर पड़ा है, और जिस देश के नाम पर इस महासागर का नाम पड़ा है वो देश है हिंदुस्तान, हिंद, भारत, भारतवर्ष, भारत खंड, जम्बू द्वीप, इंडिया। और ये सारे नाम हमारे अपने देश के हैं। कुछ तो बात ऐसी होगी कि उस महासागर का नाम हमारे देश के नाम पर है, हिंद महासागर। इस महासागर के साथ हमारे देश की तटरेखा जुड़ी हुई है। वैसे कई अन्य देशों की तटरेखा भी हिंद महासागर से जुड़ी है, लेकिन सबसे लंबी, सबसे अधिक तटरेखा हमारे देश की हिंद महासागर से जुड़ी हुई है। लगभग हमारा आधा देश, दक्षिण भारत, हिंद महासागर में ही समाया हुआ है। ये लगभग आधा हमारा देश दक्षिण भारत ये हिंद महासागर में ही समाया हुआ है, उसके अंदर घुसा हुआ है। हमारे ही देश का एक केंद्र शासित प्रदेश अंडमान निकोबार द्वीप समूह इसी हिंद महासागर में, यहां पर हमारे ही देश का एक और केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप हिंद महासागर में ही है। यानी कि हिंद महासागर ने हमारे देश के लगभग आधे हिस्से को, दक्षिण भारत को तीनों तरफ से घेर रखा है। हमारे देश के पूर्व में भी, दक्षिण भारत के पूर्व में भी एक जलाशय है, बंगाल की खाड़ी, जो कि हिंद महासागर का हिस्सा है। हमारे दक्षिण भारत के पश्चिम में भी एक जलाशय है, हिंद महासागर का ही वो भी हिस्सा है, अरब सागर। और दक्षिण में तो हिंद महासागर है। तो हमारे मुख्य देश की जो मुख्य भूमि है उसका देखिए इतना बड़ा तट रेखा, इतनी बड़ी तटरेखा, इतनी लंबी तटरेखा इस हिंद महासागर के साथ जुड़ी हुई है। यह अंडमान निकोबार द्वीप समूह हमारे ही देश का हिस्सा है। ये हिंद महासागर में ही बसा है, और तो इसकी पूरी की पूरी तटरेखा तो हिंद महासागर के साथ ही जुड़ी हुई है। हमारे ही देश का एक और केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप, यहां देखिए, यह भी हिंद महासागर में ही बसा है। तो इसकी भी तटरेखा पूरी की पूरी हिंद महासागर के साथ ही जुड़ी हुई है। इस प्रकार से इस महासागर का लगाव, इस महासागर का जुड़ाव सबसे अधिक हमारे देश के साथ है। किसी और देश के साथ इतना अधिक लगाव, इतना अधिक जुड़ाव नहीं है। इसीलिए इस महासागर का नाम हमारे देश के नाम पर हिंद महासागर पड़ा है।
रखा गया है। अब देखते हैं भारत की विश्व में केंद्रीय स्थिति। पूरे अगर विश्व में हम देखें तो हमारे देश की जो स्थिति है वो बिल्कुल केंद्रीय स्थिति है। मतलब भारत यूं कह सकते हैं कि लगभग विश्व के केंद्र में है। कैसे है, इस चीज को समझते हैं। एक बार फिर से इस नक्शे को जरा ध्यान से देखें। ये विश्व का नक्शा है, वर्ल्ड मैप है। सारे महादेश आपको इसमें दिखाई दे रहे हैं। एशिया, यूरोप, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और एंटार्क्टिका। सारे के सारे महादेश आपको दिखाई दे रहे हैं अच्छी तरह से। भारत यहां है दक्षिण एशिया में। ये येलो कलर का, पीले रंग का जो ये देश है, ये हमारा देश है। भारत, इंडिया, हिंद, हिंदुस्तान, भारतवर्ष, जम्बूद्वीप, आर्यावर्त, भारतखंडे, इतने सारे नाम हैं। और वो हमारा देश यहां है पीले रंग से। अब देखिए हमारा देश जमीनी रास्ते से, यहां पड़ोसी देश पाकिस्तान है, उससे जुड़ा हुआ है। यह एक और पड़ोसी देश अफगानिस्तान है, उससे जुड़ा हुआ है। यानी कि जमीनी रास्ते से इधर के देशों तक हमारी पहुंच है, आना जाना सब कुछ है। ठीक उसी तरह यहाँ बांग्लादेश है, ये म्यांमार है, भूटान है, नेपाल है। इन देशों के साथ भी हम जमीनी रास्ते से जुड़े हुए हैं और यहाँ के साथ आना जाना तो है ही। फिर इन देशों से होकर के इधर के पूर्वी एशिया के देशों के साथ भी हम जुड़े हुए हैं, पश्चिमी एशिया के देशों के साथ भी जुड़े हुए हैं। और पश्चिमी एशिया के साथ साथ फिर हम यूरोप के देशों से और अफ्रीका के देशों के साथ भी हम जुड़े हुए हैं। इसके अलावा उत्तर में देखते हैं तो तिब्बत, जो कि आज चीन का हिस्सा है, चीन का कब्जा है, उसके ऊपर अवैध कब्जा है। और ये चीन, यहां हम बीच में, इन देशों के बीच में हिमालय पहाड़ है, पर हिमालय पहाड़ में कई जगह दर्रे हैं। उन दर्रों से होकर के, उन दर्रों को ही रास्ता बना करके सदियों से भारत इस उत्तरी एशिया के देशों के साथ जुड़ा हुआ है। इसके अलावा समुद्री रास्ते से अगर बात करें तो ऑस्ट्रेलिया के साथ हमारा देश जुड़ रहा है, अफ्रीका के साथ हमारा देश जुड़ रहा है, यूरोप के साथ हमारा देश जुड़ रहा है, उत्तरी अमेरिका और दक्षिण अमेरिका के देशों के साथ भी हमारा देश जल मार्ग के रास्ते जुड़ रहा है। इस तरीके से देखें तो हमारे देश का लगाव, हमारे देश का जुड़ाव, हमारे देश का संपर्क दुनिया के सभी देशों के साथ, यानी कि पूरे विश्व के साथ है। इस तरीके से हम कह सकते हैं कि हमारे देश की जो स्थिति है विश्व में, वो केंद्रीय स्थिति है, सेंट्रल लोकेशन है। नेक्स्ट हम देखते हैं भारत का विश्व के देशों के साथ संपर्क। भारत का विश्व के देशों के साथ संपर्क नया नहीं है, सदियों पुराना है। सदियों से भारत का संपर्क दुनिया के लगभग सभी देशों के साथ है। एक समय था जब जल मार्ग की खोज नहीं हुई थी, जब जल मार्ग की खोज नहीं हुई थी, जल मार्ग के बारे में पता नहीं था, किसी को भी दुनिया में नहीं पता था, हमें भी नहीं पता था, हमारे देश के लोगों को भी नहीं पता था। उस समय वायुयान, एयरक्राफ्ट, एरोप्लेन का आविष्कार भी नहीं हुआ था, तो वायु मार्ग से तो हम कहीं से तो जुड़े नहीं थे, ना तो वायु मार्ग से जुड़े थे, ना जल मार्ग से जुड़े थे। वायु मार्ग से चलने वाले वाहन का आविष्कार ही नहीं हुआ था, किसी एरोप्लेन का, हेलीकॉप्टर का, किसी भी चीज़ का अभी तक तो आविष्कार ही नहीं हुआ था, तो इसलिए उससे नहीं जुड़े थे। जल मार्ग तो था, महासागर थे, लेकिन
उनसे होकर गुजरने वाले मार्गों का हमें ज्ञात नहीं था, ज्ञान नहीं था, अनुभव नहीं था, और ना ही उतने सक्षम जल मार्ग में चलने वाले वाहन यानी कि जलयान या नाव वगैरह थे कि जो लंबी लंबी दूरियों को जल मार्ग से होते हुए तय कर सकें, इसलिए नहीं जुड़े थे। उस समय फिर भी भारत दुनिया के लगभग सभी देशों के साथ जुड़ा हुआ था भूमिगत मार्ग से, भूमि मार्ग से, स्थल मार्ग से, भूमि मार्ग से, स्थल मार्ग से जुड़ा हुआ था। कैसे जुड़ा हुआ था? एक बार फिर से इस जरा मैप को ध्यान से देखें, आपको बात समझ में आएगी। यह हमारा देश, यहां जब हम देख रहे पूरब की तरफ हमारे देश बांग्लादेश, उस समय में बांग्लादेश हमारे ही देश का हिस्सा था, तो यहां तक ये तो हमारा ही देश था। इसके बाद ये हो गया म्यांमार, पूरी तरह से म्यांमार के साथ जमीनी मार्ग से हम जुड़े हुए हैं। जमीन से जुड़ाव है, हमारी स्थल सीमा दोनों देशों से जुड़ी हुई है, और म्यांमार के पीछे जितने सारे पूर्वी एशिया के देश हैं वो सब कहीं ना कहीं एक दूसरे से स्थल सीमा के साथ जुड़े हुए हैं, जमीनी मार्ग के साथ जुड़े हुए हैं, इसलिए उनके साथ व्यापार इधर से आसान था, आना जाना आसान था। उसके अलावा अब हम उत्तर की बात करते हैं, तो उत्तर में देखते हैं भूटान, नेपाल, तिब्बत और चीन, ये सारे देश थे। भूटान और नेपाल स्पष्ट रूप से स्थल सीमा से हमसे जुड़े हुए हैं, यानी कि जमीनी मार्ग यहाँ तक संभव है, यहाँ से आना जाना हर चीज़ का आदान प्रदान जमीनी मार्ग से, स्थल मार्ग से संभव था। यहाँ हिमालय पर्वतमाला है जो उत्तरी एशिया से हमको अलग करता है, उत्तरी एशिया के देशों से अलग करता है, लेकिन उस हिमालय पर्वत में जगह जगह पासेस यानी कि दर्रे हैं, और उन दर्रों को मार्ग के रूप में इस्तेमाल करते हुए, उन दर्रों से होते हुए रास्ते के रूप में उनका प्रयोग करते हुए उत्तरी एशिया के देशों यानी कि तिब्बत, चीन, और फिर चीन से होते हुए रूस और अन्य देशों के साथ एशिया के, और यहाँ तक यूरोप के, और फिर यूरोप होते हुए अफ्रीका के देशों के साथ भी लगाव था। एक मशहूर मार्ग हुआ करता था उन सभी देशों से व्यापार करने के लिए, जिसको सिल्क रूट, रेशम मार्ग कहा जाता था। तो वही हमारे देश से उन्हीं हिमालय के दर्रों से होकर के गुजर करके तिब्बत और चीन, और फिर वहां से अन्य देशों तक वो पहुंचता था। उस मार्ग से सारे के सारे आदान प्रदान, व्यापार वगैरह सब कुछ होता था। अगर हम पश्चिम की बात करें तो हमारे देश के पश्चिम पाकिस्तान जो है, ये उस वक्त भारत का ही हिस्सा था, लेकिन पाकिस्तान के उधर के जो पश्चिम के देश हैं वो पाकिस्तान के साथ स्थल सीमा से जुड़े हुए हैं, तो वहाँ से इस दर से भी जमीनी मार्ग से आदान प्रदान, आना जाना, व्यापार वगैरह सब कुछ संभव था। इस कोने पर बात करें उत्तर पश्चिम पर, यहाँ अफगानिस्तान होता है, और अफगानिस्तान के साथ भी हमारा जमीनी लगाव है। तो इन स्थल मार्गों से होते हुए भारत लगभग दुनिया के 100% तो नहीं, लेकिन फिर भी लगभग अधिकांश देशों के साथ भारत दुनिया में जुड़ा हुआ था, उसका संपर्क था, और उन्हीं स्थल मार्गों की मदद से कई तरह के वस्तुओं और सेवाओं का व्यापार होता था, ज्ञान और अनुभव का आदान प्रदान होता था। हमारे देश की संख्या पद्धति, शून्य का ज्ञान, दशमलव का ज्ञान दुनिया के सभी देशों तक उन्हीं मार्गों से पहुंच गया। हमारे देश में मसालों की जो खेती होती थी, एकमात्र हमारा देश उस जमाने में जहां मसालों की खेती होती थी, और इन मसालों का स्वाद दुनिया के देशों तक पहुंचा, और फिर इसका व्यापार भी दुनिया के देशों तक हुआ। उसी सिल्क रूट, उसी रेशम मार्ग से होते हुए, स्थल मार्ग से होते हुए दुनिया के सभी देशों तक मसाले पहुंच गए। दुनिया के सभी देशों के लोगों को मसाले का स्वाद चखा दिया गया, उसका व्यापार हो गया। और भी बहुत सारी ऐसी चीजें थी जो सिर्फ और सिर्फ जिनका उत्पादन हमारे देश में होता था, जो वस्तुएं सिर्फ और सिर्फ हमारे देश में मिलती थी,
उनका यहाँ से निर्यात उन्हीं स्थल मार्गों की मदद से दुनिया के लगभग सभी देशों तक होता था, और बहुत सारी आवश्यक चीज़ों का आयात भी उन्हीं मार्गों से होता था। उन देशों के व्यापारी यहाँ पर आते थे। यहाँ तक कि कलाओं का भी आदान प्रदान हुआ अन्य देशों से। स्थापत्य कला, वास्तुकला हमारे देश में आ गई, मूर्ति कला आ गई, हमारे यहाँ की कलाएं वहाँ पहुँच गई और उनकी कलाएं हमारे यहाँ आ गई, जो आज भी हमारे देश में देखने को मिलती है। हमारी सभ्यता, हमारी संस्कृति, हमारा यहाँ जन्म लिए हुए धर्म दुनिया के अन्य देशों तक पहुँच गए, तो वहाँ की सभ्यता और संस्कृति यहाँ पहुँच गई। उन्हीं मार्गों का प्रयोग करते हुए कोई हमारे देश में लूटने के लिए आया, कोई व्यापार करने के लिए आया, और कोई हमारे देश को उपनिवेश बना करके इस पर शासन करने के लिए आया। तो हमारे देश का जो संपर्क है दुनिया के देशों के साथ सदियों से रहा है, और उस संपर्क की वजह से हमारा देश उस जमाने में फल फूल भी रहा था, धनी था, हर तरह से सुखी और संपन्न था। तभी तो इसको सोने की चिड़िया कहा जाता था। आगे देखते हैं कि भारत के पड़ोसी देश कौन कौन से हैं। भारत के पड़ोसी देश, एक बार फिर से मैप का सहारा लेते हैं। जरा गौर से देखिए मैप को। मैं आपको मैप दिखाने की कोशिश कर रहा हूं, स्पष्ट रूप से दिखाने की मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा हूं कि आपको पूरा का पूरा मैप अच्छी तरह से दिखाई दे। ये रहा हमारा देश भारत। हम शुरुआत करते हैं पूर्व से। आज की तारीख के हिसाब से पूर्व में सटे यहाँ पर ये बांग्लादेश है, जिसकी सीमा हमारे देश की सीमा के साथ स्थल सीमा के रूप में जुड़ी हुई है, और बांग्लादेश हमारा पूरब का पड़ोसी देश है। हालांकि एक ऐसा समय था जब ये हमारे ही देश का हिस्सा हुआ करता था, उस पर चर्चा हम लोग इतिहास में करेंगे। लेकिन यहाँ भूगोल में ये बांग्लादेश हमारा पूर्व में एक पड़ोसी देश है। और फिर यहाँ देखते हैं तो म्यांमार, यह हमारा पूर्व का पड़ोसी देश यह भी है। तो हमारे देश के पूर्व में दो देश जो कि हमारे पड़ोसी हैं, बांग्लादेश और म्यांमार, इन दोनों ही देशों के साथ हमारे बहुत ही मधुर संबंध रहे हैं काफ़ी लंबे समय से। हालांकि संबंधों में उतार चढ़ाव तो लगा ही रहता है, लगे रहे हैं, लेकिन फिर भी कुल मिलाकर का औसत यह कह सकते हैं इनके साथ मधुर संबंध बने रहे हैं। अब हम बात करते हैं अपने देश के उत्तर में। तो यहाँ पर हमारा एक पड़ोसी देश है भूटान। यह भी हम स्थल सीमा के साथ हमसे जुड़ा हुआ है, और इस देश के साथ भी हमारा हर तरह का राजनीतिक, सांस्कृतिक, आर्थिक संबंध है, व्यापारिक संबंध है, घनिष्ठ संबंध है और मधुर संबंध भी है। थोड़ा सा और इधर बढ़ते हैं तो ये रहा नेपाल। इसके साथ भी हमारे देश का सीमा, स्थल सीमा ही से ही के माध्यम से ये जुड़ा हुआ है, जमीनी मार्ग से, और जमीन से ही हमारी और दोनों देशों की सीमा, नेपाल और भारत की सीमा जुड़ रही है। आप यहाँ पर देखिए अच्छी तरीके से। और नेपाल के साथ भी हमारा संबंध बहुत पुराना है, सांस्कृतिक, आर्थिक, राजनीतिक, व्यापारिक, हर तरह का संबंध है, मधुर संबंध है। हालांकि कभी कभी खटास, आजकल भी थोड़ी बहुत खटास चल रही है, तो वो तो ऊंच नीच चलता ही रहता है, परिवार के सदस्यों के बीच में भी चलता है, तो यहाँ तो कोई बात नहीं है, यहाँ भी चलता ही है। तो ये रहे नेपाल। अब हम बात करते हैं और थोड़ा सा उत्तर की, तो यहाँ तिब्बत हमारा पड़ोसी देश है, जो कि अभी अवैध रूप से चीन के कब्जे में है। और फिर इधर चीन है, चीन के साथ भी हमारा संबंध बहुत बहुत पुराना है और बहुत गहरा है। यहाँ के साथ हमारा तो धार्मिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक और आर्थिक संबंध, व्यापारिक संबंध सब कुछ है। हमारे यहाँ पर उत्पन्न हुआ धर्म बौद्ध धर्म यहाँ पर माना जाता है। चीन के लोग बौद्ध धर्म को ही मानते हैं, भगवान बुद्ध की ही पूजा करते हैं, तो इस हिसाब से हम उनके धर्म गुरु भी हुए। फिर अब हम आते हैं पश्चिम की तरफ। तो बिल्कुल उत्तर पश्चिम कोने पर यहाँ एक देश है अफगानिस्तान। उसके साथ भी हमारी सीमा कम ही दूर तक मिलती है, लेकिन मिलती है, वो भी स्थल सीमा मिलती है। और उसके साथ भी हमारे सदियों से संबंध अच्छे ही रहे हैं।
हर तरह के संबंध रहे हैं। फिर यहाँ आते हैं तो ये है पाकिस्तान, जो कभी हमारे ही देश का हिस्सा हुआ करता था, लेकिन 1947 के बाद यह एक स्वतंत्र देश हो गया, हमसे अलग हो गया और यह हमारा पश्चिम का पड़ोसी देश हुआ। इसके साथ भी हमारी बहुत लंबी स्थल सीमा जुड़ी हुई है और इसके साथ संबंध तो मधुर शायद नहीं ही रहे हैं, ज़्यादातर यहाँ से हमारा तकरार ही रहा है और अभी भी है। चीन के साथ भी अभी फिलहाल तकरार बना हुआ है, आप लोगों को खबर तो होगी। अब हम आते हैं अपने दक्षिण की तरफ। तो दक्षिण में हमारा ये जो पड़ोसी एक देश है, सबसे करीबी देश है, वह है श्रीलंका। ये पाक जल डमरू मध्य यानी कि पाक स्टेट, पाक जल संधि और मन्नार की खाड़ी के मदद से यह देश हमसे जुड़ा हुआ है। श्रीलंका दक्षिण का पड़ोसी देश है, इसके साथ भी हमारे काफ़ी पुराने और अच्छे संबंध हैं। हालांकि बीच में यहाँ भी संबंध में थोड़ी बहुत ऊंच नीच हुई थी, लेकिन औसतन श्रीलंका के साथ भी हमारा आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, धार्मिक सारे संबंध है। श्रीलंका में भी करीब 78% 78% आबादी जो है वो बौद्ध धर्म को मानती है और बौद्ध धर्म हमारे ही देश से यहाँ गया हुआ है, यानी कि इनके भी हम गुरु है, धर्म गुरु हो गए। म्यांमार में भी बौद्ध धर्म है, वहाँ भी ये हमारे ही देश से धर्म पहुँचा हुआ है, तो उनके भी धर्म गुरु हम हो गए। और श्रीलंका में हमारे देश से जाकर के प्लांटेशन एग्रीकल्चर के लिए बहुत सारे तमिलनाडु के लोग गए हुए थे, यानी कि तमिलियंस यहाँ पर बसे हुए हैं करीब 18%। वो 18% में 11% जो तमिलियंस है वो हमारे ही देश से जाकर के वहाँ पर बसे हुए हैं, तो इनके साथ ही हमारा संबंध हो गया। फिर दक्षिण में एक और चीज़ हम देख रहे हैं, यहाँ पर इस नक्शे में दिखाई नहीं दे रहा, मैं एक और नक्शा ढूंढ के निकालने की कोशिश करता हूँ। ये देखिए, इसमें आपको दिखाई देगा, यहाँ पर मालदीव, ये हिंद महासागर में हमारा एक और पड़ोसी देश है। ये हमारा केंद्र शासित प्रदेश है लक्षद्वीप। लक्षद्वीप के ठीक दक्षिण में ये मालदीव है, यह भी एक द्वीप समूह ही है और ये एक स्वतंत्र देश है और हमारा पड़ोसी देश है। तो ये हो गए हमारे भारत के पड़ोसी देश। एक बार फिर से पड़ोसी देशों के नाम यहीं से शुरू करते हैं। बांग्लादेश, म्यांमार, भूटान, नेपाल, तिब्बत, चीन, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, मालदीव, श्रीलंका, ये हमारे पड़ोसी देश हो गए। और यहाँ पर जो भूगोल का चैप्टर 1 है, पहला पार्ट है ज्योग्राफी का, वो समाप्त होता है। जब हम अगली क्लास में आएंगे तो ये जो दूसरा पार्ट आप देख रहे हैं, भारत का भौतिक स्वरूप, इसको पढ़ेंगे। धन्यवाद।